हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK98 GS मैथ इंग्लिश में आपका स्वागत है। वी शुड डिस्कस अबाउट गवर्नर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, मेटकॉफ, डलहौजी, कैनिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ये आपका है बंगाल का गवर्नर। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आते हैं 1773 में। इनके समय में मुख्य रूप से दो काम होता है, दो कानून आता है। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। उसके बाद कॉर्नवालिस आता है। कॉर्नवालिस इन्होंने भी मुख्य रूप से तीन काम किए हैं। सबसे पहले पुलिस प्रशासन, उनके जनक माने जाते हैं। पुलिस व्यवस्था इन्होंने किया भारत में। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्ती, ये सारे कार्य किए। फिर वेलेस्ली आया, लॉर्ड हेस्टिंग्स आया। लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब जो है, इसी के समय में रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत हुआ। मद्रास प्रेसिडेंसी इसी के समकालीन में टॉमस मुनरो थे, वही रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किए। फिर विलियम बेंटिंग आए, इन्हीं के समकालीन राजा राम मोहन राय हैं। फिर मेटकॉफ, फिर डलहौजी, आधुनिक युग का निर्माता बोला जाता है डलहौजी को। फिर कैनिंग, जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और यही बाद में जाके वाइसराय बनते हैं। अब चलिए कुछ ओवरव्यू में देख लेते हैं बंगाल का गवर्नर। बंगाल के गवर्नर के रूप में 1757 से 1772 तक का समय काल रहता है। उसके बाद 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो बंगाल का गवर्नर का पद बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में चेंज हो जाता है। जब 1833 में चार्टर एक्ट आता है, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल को पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बिहार वगैरह सारा टैक्स इसी गवर्नर के अंतर्गत आने लगता है। उसके बाद सिपाही विद्रोह होता है, तो सिपाही विद्रोह के पश्चात 1858 के बाद गवर्नर का पद समाप्त करके वाइसराय का पद चालू हो जाता है। देन अब हम डिटेल से इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सारे जितने हैं, इनके बारे में इनका नाम याद करना, अगर नाम से आप याद करेंगे तो थोड़ी समस्या होगी, तो इसलिए हम इनके नाम से नहीं बल्कि इनके कार्य से इनके नाम याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, इन्हीं के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 और फिर 1765 से 1767, इनके बारे में सबसे पहले भारत में बंगाल की प्रॉपर बात करते हैं। तो बंगाल में नवाब का शासन था और नवाब ही वहाँ के सारे शासन व्यवस्था संभालते थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने
वो यहाँ आए और यहाँ पे द्वैध शासन लागू किए, यानी कि शासन व्यवस्था दो तरह का हो गया। सबसे पहला बंगाल का नवाब शासन चलाता था, लेकिन व्यवस्था कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। हैंडल ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव शासन व्यवस्था को हैंडल करता था, लेकिन शासन चलाता था बंगाल का नवाब। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के काल में प्रशासन बंगाल का नवाब, जैसा कि बोले, चलाता था। और उसके बाद और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। यानी कि मुख्य रूप से जो कार्य था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथों में चला गया। ये देखिए, भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये मुख्य चीज़ है। जितना भी है सारा का सारा बंगाल के गवर्नर के हाथ में चला गया। नवाब सिर्फ नाम मात्र का रह गया शासन व्यवस्था। फिर बंगाल का गवर्नर देखे तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद वेरलेस्ट आया, कर्टियर आया। उसके बाद 1772 में आते हैं वारेन हेस्टिंग्स। इसके समय काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देखिए, इस जगह पे बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। अब 1773 का रेगुलेटिंग आया तो इससे भारत में क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यों का नियंत्रित करना था, यानी कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन यह नाम मात्र का लाया गया था। भारत में सिर्फ दिखावा के व्यू से लाया गया था, लेकिन कानूनी तौर तरीके से इसे बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के व्यू से लाया गया था। दूसरा पॉइंट है संसदीय प्रणाली को स्थापित करना। यहाँ पे पहले कंपनी का शासन चलता था। कंपनी का शासन से चलने पहली बार यहाँ पे संसदीय नियंत्रण हुआ। अब राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना, यानी कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये कंपनी थी, अपना मनमानी करता था, और अब राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता मिलने लगा। ऐसा इस कानून के तहत लिखा गया है। और इसी कानून के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। साथ ही बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, और ये स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। आपसे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी का गठन किसके समकालीन में हुआ था? तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स। और किसने किया था? सर विलियम जोन्स। किसके समकालीन? वारेन हेस्टिंग्स के समकालीन। किसने? सर विलियम जोन्स ने। साथ ही बंगाल का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन भी किसके समय काल में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही। उसके बाद दूसरा एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। और ये जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो ब्रिटिश पीएम होते हैं विलियम पिट्स देंगर।
कौन होते हैं? विलियम पिट्सडंगर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमजोरियों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया था। क्या किया गया था? बोले ना, खूबियाँ था। 1773 में खूबियाँ था। वह कानून 1773 जो था उसमें कमियां ये थी कि भारतीयों के लिए कुछ अलग से कानून था। अगर भारत कोई गुनाह करता है भारत के निवासी तो उनको अलग से सज़ा होती थी, अलग से सज़ा मिलती थी। और अगर यही गुनाह अगर कोई अंग्रेज करे तो उसे कोई सज़ा नहीं होता था। तो इस तरह देखा गया। तो उसके बाद उसी पे पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और पिछला जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था। सबसे पहला था बंगाल, वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी। उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरा था बम्बई प्रेसिडेंसी। और ये तीनों प्रेसिडेंसी को मिला के ये वेस्ट बंगाल के अधीन कर दिया गया। तीनों प्रेसिडेंसी को मिला के वेस्ट बंगाल के अधीन कर दिया गया। और यहीं का वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे। और ये गवर्नर ही भारत में बंगाल का, अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो आप क्या बताएंगे? वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर। प्रथम गवर्नर आपका हो गया रॉबर्ट क्लाइव। ये नहीं बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ये तीनों प्रेसिडेंसी मिला के वेस्ट बंगाल बनाया गया। यानी कि ये जनरल कब होते हैं? चलिए पहले क्लियर कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अगर ये सिंगल प्रेसिडेंसी का अगर कोई मालिकाना हक आता है तो वह गवर्नर कहलाता है। तो एक गवर्नर यहाँ पे हो गया, दूसरा गवर्नर यहाँ, और तीसरा गवर्नर यहाँ। तीनों अब क्या किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये तीनों प्रेसिडेंसी को मिला दिया गया और यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ गया। तो यहाँ से गवर्नर से अब उसके साथ जनरल शब्द जुड़ गए। अब क्या हो गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी कि आपसे पूछा जाए भारत में बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। दोनों का वारेन हेस्टिंग्स ही होगा। अब क्या होता है? ये दोनों आता है पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद इनको यहाँ पे बुरा लगता है क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, भारतीयों का दबाव भी हो जाता है क्योंकि इन्होंने दोहरी नीति अपनाया था। भारतीयों के प्रति भेदभाव अपनाया था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट जो आया वह कुछ समानता के उद्देश्य से आया था। और फिर बाद में विरोध के चलते वारेन हेस्टिंग्स इस्तीफा दे देते हैं और इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड जाने के बाद उन पे महाभियोग चलाया जाता है। संसद ने उन्हें महाभियोग चलाया जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद संसद जो है
उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर देता है। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स की घटना होती है। वारेन हेस्टिंग्स के बाद के गवर्नर हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस है, तो कॉर्नवालिस देखेंगे तो कॉर्नवालिस ये रहा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद पढ़ा वारेन हेस्टिंग्स, फिर तीसरे नंबर में पढ़ रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इनका नाम है कॉर्नवालिस। मतलब इनको कुछ धुन आ रहा है, कर्ण कुछ करने जैसा धुन आ रहा है, तो इसको बोला कर्ण। तो इसको बोला गया षड्यंत्र कर। तो षड्यंत्र कर, लेकिन नहीं, ये षड्यंत्र नहीं किया। सबसे पहले मैसूर का एक टीपू नाम का, जो कि हैदर अली का पुत्र था, उसके साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है टीपू सुल्तान के साथ, और वो होता है कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में ही। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। सिविल सेवा के जनक, आज जो हम यूपीएससी वगैरह पर जो पद देखते हैं, ये सब सिविल सेवा, ये सारे के भारत में जनक माने जाते हैं। तो इसके जिस तरह धुन आता है कॉर्नवालिस, तो सबसे पहले इसने काम क्या किया? कॉर्नवालिस तो 3 मुख्य रूप से काम किया। सबसे पहला सिविल सेवा, और दूसरा पुलिस व्यवस्था, तीसरा अस्थाई बंदोबस्ती। और पहले तो एक पढ़ ही चुके हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि। 3 यहाँ हो गया सिविल सेवा। तो कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, जैसा कि पढ़ चुके हैं, सिविल सेवा का जनक माना जाता है। सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा की जाती थी। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, उस कानून के तहत सिविल सेवा के जो पद थे उनका नियुक्ति होता है। लेकिन जनरल कंपटीशन जो हुआ है वो आगे जाके डलहौजी नाम के गवर्नर ने शुरू किया, लॉर्ड डलहौजी। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और सिविल सेवा के बाद पुलिस व्यवस्था। प्रत्येक जिला में पुलिस व्यवस्था। कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और कुछ कर्मचारी भी नियुक्त किया। उसके बाद
लास्ट कॉर्नवालिस के बारे में लास्ट कार्य किया अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती में चलिए अस्थाई बंदोबस्ती के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसमें क्या होता था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया और एक ये फार्मर हो गया, किसान। ये दोनों के मिडिल में बीच में एक जमींदार हुआ करता था। ये जमींदार इससे लगान लिया, उसके बाद ये कंपनी, ये ब्रिटिश कंपनी को टैक्स देगी। यानी कि एक मध्यस्थता का काम ये जमींदार करता था और इसका काम था ये फार्मर से टैक्स लेना और टैक्स लेके उसका 10% हिस्सा अपने पास रखना और 90% हिस्सा अंग्रेज को दे देना। अस्थाई बंदोबस्ती के बारे में एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी आई है, इसको याद कर लेना ज़रूरी है। इस योजना आपसे पूछा जाएगा अस्थाई बंदोबस्ती का योजना किसने बनाया था, तो इसके बारे में देखिए सर जॉन सॉर, यहाँ पे सर जॉन सॉर ने इस योजना को बनाया था। हाँ देखेंगे, सर जॉन सॉर ने बनाया था। क्या बनाया था? अस्थाई बंदोबस्त। हाँ यहाँ पे देखिए, उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी के समकालीन में हुआ था, जैसा कि हमने आपको बताया। अब सर जॉन सॉर आते हैं उसके बाद 1793 से 1798 के समकालीन में ये आते हैं। ये बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं और इनके समय में एक ही मुख्य कार्य है, वो है खारदा का युद्ध, मराठा और निजाम के बीच हुआ था। बस श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था कॉर्नवालिस के टाइम काल में। उसके बाद षड्यंत्र वहीं से स्टार्ट हो जाता है। सर जॉन सॉर के टाइम पीरियड में ये खारदा का युद्ध हो जाता है, मराठा और निजाम। इसी का फ़ायदा वेलेस्ली उठाता है। वेलेस्ली का टाइम पीरियड इसके बाद आता है 98 में सर जॉन सॉर का टाइम पीरियड ख़त्म होता है और उसके बाद वेलेस्ली स्टार्ट हो जाता है। यहाँ वेलेस्ली का टाइम पीरियड भी बहुत ही मुख्य है। वेलेस्ली 1798 से 1805 तक रहता है। इसे बंगाल का शेर के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही पॉलिटिक्सवाज था। वेलेस्ली यानी कि जलेबी, ये बहुत ही घुराट जैसा आदमी था। ये सबको फंसाता था और अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। यह मुख्य रूप से काम सहायक संधि प्रणाली, उसके बाद बसीन की संधि, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, प्रेस पर प्रतिबंध। बोले ना, ये बहुत ही पॉलिटिक्सवाज था।
इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह कोई भी न्यूज़ ना पहुंच सके, प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया। और एक दूसरे से लड़ा के, यानी कि फूट डालने वाले काम किया ये। अब समझते हैं डिटेल से। सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली क्या है? सहायक संधि प्रणाली इसने भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने हेतु सहायक संधि प्रणाली अपनाई। क्यों अपनाए? भारत में फ्रांस के भय को समाप्त करने हेतु। और मुख्य उद्देश्य था ये जो है वेलेज़ली साम्राज्य विस्तार। ये सहायक संधि प्रणाली के तहत सबसे पहले इसमें कोई राज्य मिलने वाला था तो वह हैदराबाद शासक के राजा इसमें मिले। अब दूसरा देखते हैं बसीन की संधि। ये मराठा पेशवा बाजीराव के बीच और अंग्रेज के बीच हुआ था। अब तीसरा पॉइंट, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। एंग्लो मैसूर युद्ध, मैसूर यानी कि हैदर अली। जहाँ भी आप सुने मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध, तो सीधा आपको याद करना है हैदर अली। हैदर अली और हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। यहाँ पे देखिए लगातार संघर्ष चलता रहा। अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच युद्ध चलते रहे। 1767 से 1799 1760 से 1799 के बीच लगातार 4 युद्ध हुए। सबसे पहले प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 लॉर्ड वेरलेस्ट के टाइम। वेरलेस्ट याद कीजिए कब का है? वेरलेस्ट यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, जो कि प्रथम गवर्नर, यानी कि गवर्नर पद का जो शुरुआत हुआ, उसके बाद वेरलेस्ट, कर्टियर ये पढ़ रहे थे, तो वही वेरलेस्ट 1767 से 69। उसके बाद दूसरा आता है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? जिसके समकालीन में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसी के समकालीन में। और द्वितीय मैसूर युद्ध भी इसी के समकालीन में आया था। इसके समकालीन में और एक मुख्य काम हुआ था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अब देखते हैं तीसरा मैसूर युद्ध। तीसरा मैसूर युद्ध कर्नवालिस के टाइम पीरियड में हुआ था। उसके बाद चौथा लॉर्ड वेलेज़ली, यानी कि इसी के समकालीन में, और इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। इस तरह मैसूर का जितना भी साम्राज्य होता है सारा खत्म हो जाता है। और मैसूर साम्राज्य को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला निजाम, दूसरा मराठा, तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी। जिसमें कि मराठा जो था वह अपना हिस्सा लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उनका कुछ अलग उद्देश्य था। वो यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। लेकिन जब वो हिस्सा को एक्सेप्ट नहीं किए तो अंग्रेज ने, ये दोनों निजाम और अंग्रेज आपस में बांट लिए। अब वेलेज़ली के बाद सर जॉर्ज वारलो आता है, जिसके टाइम कालीन में
वेल्लोर का सिपाही विद्रोह होता है। और ये वेलेस्ली के टाइम पीरियड में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में मृत्यु हो जाता है। यानी कि वेलेस्ली के पहले का जो बंगाल के गवर्नर थे उनका मृत्यु हो जाता है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 में वेल्लोर के सिपाही विद्रोह होता है। उसके बाद लॉर्ड मिंटो वायसराय बनते हैं और इनके सामने कालीन में अमृतसर की संधि होता है। नेक्स्ट में देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर बनते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसा कि बोले थे सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्ती का शुरुआत हुआ, लेकिन इसके समय में रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्ती के बारे में जैसा कि आपको पता है बीच में जमींदार मध्यस्थता का काम करता था। अब ये जमींदार का पद समाप्त कर दिया गया। अब क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट किसान से ही टैक्स को वसूल करने लगे। अब बीच का ये पद समाप्त कर दिया गया और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लॉर्ड हेस्टिंग्स के समकालीन में मद्रास प्रेसिडेंसी के टॉमस मुनरो नाम के गवर्नर थे मद्रास के, उन्हीं के क्षेत्र में लागू हुआ और यह रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के 12 महल से स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाम से ही देखिए बेंटिक, बेंटिक बैन में टिक यानी कि रुकावट। और ये तो हमारे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बोलिए तो क्यों? क्योंकि इन्हीं के समकालीन थे राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने और मोहन राय जी ने, राजा राम मोहन राय जी ने बैन लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले सती प्रथा को बैन लगा दिया, फिर ठगी प्रथा को बैन लगा दिया। इनके समकालीन में चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। चार्टर एक्ट के तहत पहले बंगाल में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, बंगाल, मद्रास, वेस्ट बंगाल, बम्बई और मद्रास। अब पूरा इंडिया अब पूरे भारत पे गवर्नर का शासन चलने लगा, चाहे वो बिहार हो या कोई और इलाका हो, पूरा भारत पे इसका शासन चलने लगा। इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बोलते हैं और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी बोलते हैं इसे। इस प्रकार विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल बने, जैसा कि बोल चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सती प्रथा, ठगी प्रथा पर बैन लगा दिया, सबसे पहला और सबसे दूसरा। 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और सबसे मुख्य वीवीआई एकदम याद रखना है, अंग्रेजी
वो भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बैन का काम किया। किसको? सती और ठगी, सती प्रथा ठगी प्रथा को बैन किया। साथ ही अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम भी बनाया और कुछ सही काम किए। इन्होंने नारे सड़कें जैसे सार्वजनिक काम किए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं। मेटकॉफ जी का टाइम पीरियड 1835 से 36 रहता है। इनका सबसे मुख्य कार्य प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, किसने लगाया था? वेलेजली ने। उसको स्वतंत्रता दिलाने का काम किया। किसने? मेटकॉफ। उसके बाद फिर ऑकलैंड आते हैं 36 से 42। फिर एलनबरो आते हैं। एलनबरो दास प्रथा का अंत करते हैं, क्योंकि पहले दासत्व व्यवस्था था। दास प्रथा का अंत एलनबरो कर दिए। फिर हॉर्डिंग आते हैं। हॉर्डिंग के समय में फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है। हॉर्डिंग के बाद डलहौजी आते हैं। अब जो बोले थे आपको, डलहौजी के समय में 1848 से 1856 के बीच में ही सिविल सेवा को उच्च पदों पर जनरल कंपटीशन का शुरुआत यही किए थे और इन्हें ही आधुनिक भारत का निर्माता भी बोला जाता है। ये आधुनिक भारत के निर्माता हैं क्योंकि इन्होंने मुख्य रूप से रेल, संचार, डाक टिकट ये सब की शुरुआत की। और ये तो पता है, ये यूपीएससी में जनरल कंपटीशन का शुरुआत की। तो रेलवे का विकास हुआ। पहली रेल डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 में बम्बई और थाने के बीच में चली थी। संचार प्रणाली का विकास हुआ। संचार सेवा आगरा से कोलकाता के बीच शुरू हुई थी। डाक टिकट भी इन्हीं के समकालीन। 1854 डाकघर अधिनियम, ये पूछा जाता है। 1854 डाकघर अधिनियम। टिकटों का जो प्रचलन हुआ था किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो आपको बोलना पड़ेगा 1854 के डाकघर अधिनियम के तहत। उसके बाद यूपीएससी का शुरुआत तो होता ही है जनरल कंपटीशन का इन्हीं के समकालीन में उच्च पदों की नियुक्ति के लिए जनरल कंपटीशन। और इस प्रकार भारत की सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में आईएएस ऑफिसर बनते हैं। डलहौजी क्या करता है? भारत में ये भी साम्राज्य विस्तार, वेलेजली की तरह इसका भी सोच था। ये भी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, ब्रिटेन का, अंग्रेज का। हड़प की नीति व्यापक, यानी कि हड़पने वाली नीति ये अपनाया। इसका कहना था अगर कोई राजघराने में उनका कोई वंशज नहीं हो तो
उनका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाए। और इस तरह हड़प की नीति के तहत सबसे पहला राज्य सतारा को मिला है, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर आगे चलकर संबलपुर, उदयपुर, झांसी राज्य जैसे मिला लिया हड़प नीति के तहत। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने ये सब काम किया। डलहौजी के बाद कैनिंग आता है। यही कैनिंग है जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। और इन्हीं के समय में 1857 का भारी सिपाही विद्रोह होता है, जो कि इतिहास के पन्नों में छपा हुआ है। तो कैनिंग आते हैं। इन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी विद्रोह के बाद से ही भारत में शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया। यानी कि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे राज कर रही थी। यानी कि 1757 से अब तक 1857 तक इसी का शासन चल रहा था। समझिए, एक ब्रिटिश कंपनी भारत पे राज कर रहा था। उसके बाद अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में राज्य आ जाता है। चलिए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेके ये जब क्राउन को सौंपा गया, यानी कि वहाँ के महारानी को दे दिया गया। कहाँ के? ब्रिटेन के महारानी को दे दिया गया ये शासन व्यवस्था। तब फिर भारत में गवर्नर का पद समाप्त हो जाता है और वायसराय आ जाता है। इस वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर के बारे में, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, भारत के गवर्नर के जनरल के बारे में अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम लोग वायसराय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि 1857 से आज़ादी 1947 तक रहा। फिर भारत में फिर से गवर्नर का पद आ जाता है 1947 के बाद, जब तक कि संविधान को अपना नहीं लिया जाता है। चलिए थैंक यू आप लोग को वीडियो देखने के लिए। कृपया आप लोग ये वीडियो देखें और अधिक से अधिक शेयर करें।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि नॉलेज वाला वीडियो आप लोग को हम पहुंचा सकें। इसलिए आप लोग बेल आइकन प्लीज़ दबा दें। और इसी तरह नए नए टॉपिक पे डिस्कशन जारी रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।